मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पर्वत योग के विषय में। पर्वत योग मित्रों, ये पर्वत योग एक ऐसा योग है ज्योतिष शास्त्र में, इसको लेकर के विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं बताई गई हैं। मोटा मोटा सार ये है कि ये सुफल देने वाला योग है और अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग मृदुभाषी होते हैं, यशस्वी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे बहुतों को हित लाभ मिलता है। जैसे अपने जीवन में अपने लिए तो करते हैं, साथ में औरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, संपन्नता को प्राप्त करते हैं, धन संपन्न होते हैं और वाक कुशल होते हैं, मतलब वाक कौशल में निपुण होते हैं, बोलने चालने की शैली और बोलने चालने की कला में माहिर होते हैं, बड़ी आराम से अपनी बोलने चालने की शैली से दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं और ये सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को अपने जीवन में भोगने वाले होते हैं। पूरा जीवन संपन्नता से भरा हुआ होता है और आनंदमयी जीवन होता है। विद्वान होते हैं। कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में पर्वत योग होते हैं, ऐसे लोग जटिल विद्या गूढ़ विद्या को भी जानने वाले होते हैं। शास्त्रों और वेदों में इनकी रुचि होती है। और इसे अगर हम आधुनिक संदर्भ में कहें तो एक सिंपल टर्म में बात करें तो ऐसे लोगों की धर्म में, पूजा पाठ में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होती है और एक अच्छा और एक कुशल और कह लीजिए कि एक संपन्न जीवन जीने वाले होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ये एक ऐसा पर्वत योग है जिसको लेकर के विभिन्न ग्रंथों में कई तरह की परिभाषाएं प्रचलित हैं। तो मेरी प्रयास आपसे ये है कि इसको लेकर के पर्वत योग को लेकर के मैं आपके सामने 2 या 3 एपिसोड लेके आऊंगा, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको मैं आपके सामने उनकी व्याख्या करूंगा, उनको मैं आपको बताऊंगा कि और इससे फायदा ये भी है कि अगर यहाँ पे मैं जो भी व्याख्या दे रहा हूँ वो अगर आपकी कुंडली में नहीं मिलता है तो इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्वत योग के कई सारे वेरिएशन हैं। तो अगर कोई एक भी वेरिएशन अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, कोई एक भी वर्जन आपकी कुंडली में पर्वत योग का बन रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने जीवन में जो भी पर्वत योग में सुफल बताए गए हैं वो आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। मित्रों, तो मैं आपके सामने आज मैं जो 2 ग्रंथ लेके आया हूं जहां से इस योग का उल्लेख किया गया है, मैं उनकी पहले आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो पर्वत योग की जो परिभाषा बताई गई है, मैं सबसे पहले आपके सामने मैं उसकी चर्चा करूंगा। मित्रों, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये जो पर्वत योग की जो परिभाषा ऋषिवर ने बताई है, उसमें कहा यह गया है कि कुंडली में सभी ग्रह, कुंडली में जो हमारे शुभ ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा, वो केंद्र स्थान में होने चाहिए और 7वां और 8वां भाव खाली होना चाहिए। जो ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो इसकी परिभाषा है वो पर्वत योग की बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो ऋषिवर ने बताई हो, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि कुंडली के केंद्र स्थान में सभी शुभ ग्रह विद्यमान होने चाहिए और 7वां और 8वां भाव खाली होना चाहिए। यहाँ पे मित्रों मैं ये कहूंगा, और उन्होंने कहा कि मान लीजिए 7वां 8वां भाव खाली ना हो तो 7वें 8वें भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। मतलब जो मैंडेटरी कंडीशन हो गई कि कुंडली के सभी ग्रह केंद्र स्थान में होने चाहिए और 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए। और अगर 7वां 8वां भाव खाली नहीं है तो वहां पे सिर्फ ओनली शुभ ग्रह होने चाहिए। कहने का मतलब इसका जो मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन करूं, व्याख्या करूं, तो ये व्याख्या ये होगी कि कुंडली के केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह विराजमान होने चाहिए सभी, कोई अशुभ ग्रह केंद्र स्थान में नहीं होना चाहिए। कौन कौन से शुभ ग्रह हो गए? गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा। और 7वां 8वां भाव या खाली हो या फिर 7वें 8वें भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो। तो यहाँ पे जो इस योग का सारांश बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत निकलता वो ये हुआ कि जो कुंडली के सारे शुभ ग्रह हैं वो या तो केंद्र स्थान में रहेंगे या तो 7वें और 8वें भाव में रहेंगे, क्योंकि यहाँ 7वां भाव ऑलरेडी केंद्र स्थान में समाहित है। यहाँ पे जो 7वां भाव है वो कुंडली में ऑलरेडी ही समाहित है और परिभाषा अनुरूप ये कहा गया है कि सारे शुभ ग्रह केंद्र स्थान में रहेंगे या 7वें 8वें भाव में रहेंगे और या फिर 7वां 8वां भाव खाली रहेगा।
तो मित्रों अब यहाँ से मोटी मोटी परिभाषा ये निकल के आ गई। तो एक उदाहरण के स्वरूप आपको बता देता हूँ कि कैसे कुंडली में ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में जैसा बताया गया है उसके हिसाब से पर्वत योग का निर्माण होगा। मित्रों कहा यह गया है कि चार जो आपके शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा, ये कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, या फिर ये कुंडली के 7वें या 8वें भाव में होने चाहिए, या फिर 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए। मतलब कुंडली के केंद्र स्थान में और 7वें 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। सारे के सारे शुभ ग्रह या तो केंद्र स्थान में होने चाहिए, या 7वें 8वें भाव में होना चाहिए, या 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए बुध उठ करके यहां से अष्टम भाव में चला जाए, क्योंकि जैसा कि परिभाषा के अनुरूप बताया गया है कि कुंडली में सारे शुभ ग्रह केंद्र स्थान में होंगे, या फिर शुभ ग्रह 7वें 8वें भाव में होंगे, या फिर 7वां 8वां भाव खाली रहेगा। मतलब 7वें 8वें भाव में इस कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मैंडेटरी है। पहली मैंडेटरी कंडीशन सारे शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, या फिर 7वें 8वें भाव में होने चाहिए, नहीं तो 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए। मतलब 7वें सदिया तो शुभ ग्रह 7वें 8वें भाव में हो, या 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए, तब जाकर के कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होगा। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तो पर्वत योग का निर्माण होगा। मित्रों ये है कि मतलब मोटा मोटा सार जो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत निकल के आया पर्वत योग का ये है कि सारे शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, चाहे पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में, और 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए। और अगर खाली नहीं है तो 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए, और 7वां भाव ऑलरेडी केंद्र में ही भाव में ही समाहित है। तो मित्रों यहाँ पे मतलब ये, अब इसको हम अगर प्रैक्टिकली कंक्लूजन निकालें तो शुभ ग्रह चाहे केंद्र में रहेंगे या 7वें 8वें भाव में रहेंगे, नहीं तो 7वां 8वां भाव खाली रहेगा, वहां पे कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, और ना ही केंद्र में कोई अशुभ ग्रह होना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों कुंडली में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत जो पर्वत योग बनाया था, बताया गया, ये उसकी परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं फल दीपिका ग्रंथ में पर्वत योग की क्या परिभाषा बताई गई है। मित्रों अब हम बात करते हैं फल दीपिका ग्रंथ में जो पर्वत योग की परिभाषा बताई गई है, अब हम उसको लेकर के आपके सामने हम चर्चा करते हैं। मित्रों फल दीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने कहा है कि कुंडली में जहां कहीं भी जिस भी राशि में लग्ने से स्थित है, कुंडली में कहा गया है कि जहां कहीं भी लग्नेश स्थित है उसका स्वामी जन्म कुंडली में स्वराशि या अपनी उच्च राशि का होकर के केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो तो कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है। तो जो पर्वत योग की व्याख्या जो फलदीपिका ग्रंथ में की गई है उसकी परिभाषा ये है कि कुंडली में जहां कहीं भी लग्नेश बैठा है, जिस राशि में लग्नेश बैठा है उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली के किसी केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में, चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो पर्वत योग का निर्माण होगा। अब आपने यहीं पे ही देख लिया कि आज मैं जो एपिसोड बना रहा हूं इसके अंतर्गत दोनों ग्रंथों में बृहद पराशर होरा शास्त्र और फलदीपिका में दोनों में पर्वत योग को लेकर के विभिन्न अलग अलग परिभाषा हो गई। इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथों में पर्वत योग लेकर के अलग अलग परिभाषाएं प्रचलित हैं। तो मित्रों मैं फलदीपिका के बारे में बात कर रहा हूं। फलदीपिका में कहा गया लग्ने जिस भी राशि में स्थित होगा उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली के किसी केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ अपने चाहे स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं कि कैसे फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार पर्वत योग का निर्माण होगा। मित्रों आपके सामने जो मैंने सैंपल चार्ट लिया हुआ है ये मेष लग्न का है, और मेष लग्न कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल। तो कहा यह गया है कि लग्नेश जहां कहीं भी जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए या त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि में होना चाहिए या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। तो चलिए मैंने मान लिया कि हमारे जो लग्नेश हैं वो बैठे हैं आपके नवम भाव में, मंगल आपके बैठे हैं नवम भाव में। प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों लग्नेश हो गया मंगल, और मंगल बैठे हैं नवम भाव में धनु राशि में। और मैंने आपको जो फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार जो परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार कहा यह गया है
कि लग्न जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए या त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि का होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों जो लग्नेश है मंगल वो नवम भाव में धनु राशि में बैठे हैं और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। तो चलिए मैं इस उदाहरण में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए गुरु जो कि नवम भाव धनु के स्वामी हैं, धनु राशि के स्वामी हैं, वो बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में। गुरु बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में। तो जैसे कि फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार जो परिभाषा बताई गई है कि लग्न जिस राशि में बैठे हों उस राशि का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में अपनी स्वराशि में अपनी उच्च राशि का होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश मंगल बैठे हैं नवम भाव में धनु राशि में जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु प्रस्तुत उदाहरण में बैठे हैं चौथे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। तो इस प्रकार से इस कुंडली में भी फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार पर्वत योग का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों आपके लिए खुशी की बात क्या है कि अगर पर्वत योग आपको अगर इन परिभाषाओं में नहीं मिल रहा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्वत योग की कई सारी व्याख्या विभिन्न ग्रंथों में दी गई है। तो अगर किसी भी ग्रंथ के अनुसार अगर आपकी कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपने जीवन में पर्वत योग में जो भी शुभ फल बताए गए हैं वो आपको प्राप्त होंगे। जातक प्रसिद्ध होता है, यशस्वी होता है, नाम कमाता है और धन अर्जित करता है, धन संपन्न होता है, सुखी और वैभवशाली जीवन जीने वाला होता है, वाक कुशल होता है, उसकी पर्सनालिटी लोगों को आनंदित करने वाली होती है, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी बोलचाल से लोग आनंदित होते हैं, उसकी प्रेजेंस से लोग खुश होते हैं। मित्रों ये थी आज के एपिसोड के अंतर्गत जो हमने फलदीपिका ग्रंथ और बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत जो पर्वत योग की परिभाषा बताई गई है उसकी मैंने यहाँ पे व्याख्या की। अगले एपिसोड में हम जातक पारिजात ग्रंथ में जो पर्वत योग की परिभाषा बताई गई है उसकी चर्चा हम करेंगे। मित्रों ये कुछ प्रमुख वर्जन है पर्वत योग के। ऐसे तो पर्वत योग के कई सारे वर्जन हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य हैं, जो प्रमुख हैं, वो वर्जन आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।